देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू समाज को लेकर दिया गया बयान इस समय चर्चाओं में बना हुआ है, जिस पर अब देश के संतों के भी रिएक्शन आ रहे हैं। दरअसल पहले आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में नए मंदिर मस्जिद विवादों के उभरने पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। मोहन भागवत ने आगे कहा था कि राम मंदिर का निर्माण इसीलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी विशेष स्थान का जिक्र किए बिना कहा कि हर दिन एक नया मामला, नया विवाद उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इसी बयान पर अब देश के संतों ने असहमति जताई और उनके बयान पर हमला बोला है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। वहीं उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मोहन भागवत पर राजनीतिक रूप से सुविधाजनक रुख अपनाने का आरोप लगाया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जब उन्हें सत्ता चाहिए थी तब वे मंदिरों के बारे में बोलते रहे। अब जब उनके पास सत्ता है तो वे मंदिरों की तलाश न करने की सलाह दे रहे हैं। शंकराचार्य का कहना था कि अतीत में आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों की एक लिस्ट तैयार की जाए और हिंदू गौरव को बहाल करने के लिए स्ट्रक्चर का पुरातात्विक सर्वे किया जाए। उन्होंने कहा कि अतीत में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुए हैं, उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया। अगर अब हिंदू समाज अपने मंदिरों का जीर्णोद्धार और संरक्षण करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि जब हिंसा फैलाने और समाज में व्यवधान पैदा करने की कोशिशें होती हैं तो मेरा दिल दुखता है। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में बोलते हुए मोदी ने ईसा मसीह की शिक्षाओं के अनुरूप प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हुए हमले और श्रीलंका में 2019 ईस्टर बम विस्फोटों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक साथ आना और ऐसी चुनौतियों से लड़ना महत्वपूर्ण है। वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि ये दर्द मणिपुर, कश्मीर, छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर क्यों नहीं होता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र की भाजपा सरकार संविधान के मूल ढांचे के मूल तत्व धर्मनिरपेक्षता को हटाने और अल्पसंख्यकों के लिए खतरा पैदा करने वाली सरकार चलाने पर आमादा है। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बावजूद पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा है, बल्कि एक देश एक चुनाव के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाकर और एक नेता, एक पार्टी, एक धर्म, एक भाषा और एक संस्कृति वाला एक भारत बनाने का प्रयास करके एकजुट भारत को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने कहा कि हर देशभक्त भारतीय निश्चित रूप से इस कदम का विरोध करेगा। देश अच्छे लोगों के हाथों में सुरक्षित रहेगा। वह दिन जरूर आएगा जब सभी लोग समानता और एकता के साथ रहेंगे। जम्मू कश्मीर में छात्र अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यहां लागू की गई आरक्षण नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छात्रों से मुलाकात। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्र नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट उप समिति 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और श्रीनगर से लोकसभा सदस्य आगरहुल्ला मेहदी ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण को तर्कसंगत बनाने की मांग के समर्थन में अब्दुल्ला के आवास के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने भारत से आपदस्थ प्रधानमंत्री
शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए नई दिल्ली को एक राजनयिक नोट भेजा है। माना जा रहा है कि यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को और खराब कर सकता है। वहीं भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्च आयोग से नोट वर्बल या राजनयिक संचार प्राप्त करने की पुष्टि की, लेकिन इस पर टिप्पणी करने से परहेज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के वास्तविक विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा कि ढाका चाहता है कि हसीना न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए वापस आएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को सरकार के रोजगार मेला को इवेंट मैनेजमेंट स्टंट करार दिया और सत्ता संभालने से पहले किए गए वादे के अनुसार प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने में विफल रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के बाद पीएम मोदी समय समय पर ऐसे आयोजनों में कुछ हजार लोगों को रोजगार पत्र देकर इस तरह की लीपापोती करते हैं और आज फिर मोदी जी ने कुछ हजार नौकरियां बांटने का इवेंट मैनेजमेंट स्टंट किया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के अपने वादों को छिपाने के लिए उन्हें समय समय पर इस तरह की लीपापोती करनी पड़ती है। बीजेडी ने सोमवार को चुनाव आयोग से शिकायत की और उड़ीसा में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों और कुछ अन्य मतदान आंकड़ों में असामान्य अंतर का दावा किया। बीजेडी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें उसके सभी राज्यसभा सांसद शामिल थे, चुनाव आयोग के कार्यालय गया और इस मुद्दे पर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं यह पूछे जाने पर कि क्या बीजेडी, जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, अन्य विपक्षी दलों में शामिल होगा जो ईवीएम पर चिंता जता रहे हैं, इस पर बीजेडी नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि उनकी शिकायत का उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है। दिल्ली कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करने पर कल सोमवार को एक बैठक की, जिसमें पार्टी के शहर इकाई के प्रमुख ने कहा कि पार्टी ऐसे वादे नहीं कर सकती जिन्हें पूरा ना किया जा सके। वहीं पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों से पता चलता है कि पार्टी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और 400 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर सकती है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी ने लोगों से बातचीत की कि घोषणा पत्र में क्या शामिल किया जाना चाहिए। हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को उन 6 लोगों को जमानत दे दी जिन्हें अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर में कथित रूप से तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं पुलिस ने घटना के एक दिन बाद अभिनेता के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच इस घटना के बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया, जिसमें भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला करने में पीआरएस का साथ दिया और कहा कि हमलावरों में से कुछ मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के कोडंगल विधानसभा क्षेत्र के थे। वहीं इस बीच पुलिस सूत्रों ने बताया कि अभिनेता को 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ की जांच के तहत मंगलवार को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका एक नाबालिग बेटा घायल हो गया था। इसराइल ने पुष्टि की है कि उसी ने ईरान के तेहरान में हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हनिया को मारा था। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने पहली बार स्वीकार किया कि इसराइल ने इस साल जुलाई में तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनिया को मारा था। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के प्रमुखों को निशाना बनाने की बात कही। आपको बता दें कि हमास नेता इस्माइल हनिया उस वक्त ईरान के तेहरान में एक इमारत में थे जब उन्हें मारा गया। उस वक्त भी हमले के लिए हमास और ईरान ने इसराइल को ही जिम्मेदार ठहराया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।